Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you students. How are you? 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा चैप्टर नंबर 14 बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द एटमॉस्फेयर के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो किन किन लेयर्स के साथ मिलकर बना हुआ है और कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं जिन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को सराउंड किया हुआ है। और ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे इंसानों का इस एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, हम इसके ऊपर कौन कौन से असरात डाल रहे हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अपनी इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमने देखनी है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखना है, इम्पोर्टेंस को। और इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी वेरिएशंस आ रही हैं वो हमने डिस्कस करनी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जी बच्चों देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखें, आवर प्लेनेट अर्थ हैज़ 4 नेचुरल सिस्टम। हमारे जो ज़मीनी स्यारा है इसमें 4 नेचुरल सिस्टम पाए जाते हैं। एक नेचुरल सिस्टम है जी हमारे पास लिथोस्फेयर, दूसरा होता है जी हाइड्रोस्फेयर, फिर तीसरा है जी एटमॉस्फेयर और फोर्थ है जी बायोस्फेयर। अब हमने तमाम के बारे में इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडिंग नहीं है, जो आपने डिस्कस करना है हमारे साथ वो है जी एटमॉस्फेयर के बारे में। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिस्टम इज नेसेसरी फॉर लाइफ बट वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द एटमॉस्फेयर। जस्ट हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस करना है। The study of composition of atmosphere provide us the knowledge about the significance of gases present in the atmosphere। बहुत सारी गैसेस की हमने अहमियतों के बारे में जानना है कि एटमॉस्फेयर में हर गैसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ये गैसेस का एक ब्लैंकेट है। ठीक है, इस गैसेस का मजमूआ है, इन तमाम गैसेस से मिलकर एटमॉस्फेयर बनता है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 4 रीजन्स। 4 रीजन्स को भी हमने डिस्कस करना होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि मेजर कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी आज हमने बच्चों डिस्कस करना है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटी का क्या किरदार है, वो किस तरीके से हम अपने एटमॉस्फेयर को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे माहौल में किस तरह से आलूदगी पैदा कर रहा है और हमारा माहौल किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो जी बच्चों एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन जो है इसमें आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं कि मेजर जो गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं जी। नाइट्रोजन जो है बच्चों वो 78.09% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसके बाद रहती जी बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है वो 20.94 जो है ना % पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और जो आर्गन हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ठीक है, जो नोबल गैसेस कहते हैं, तो आर्गन जो है वो 0.93% पाई जाती है। और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03% पाई जाती है। इस टेबल को आपने एज ए MCQs याद करना है। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेयर की अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। ये मुख्तलिफ गैसेस का एक इन्वेलप है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए है। इट इज एक्सटेंडिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्थ सरफेस आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री। इस कोई बाउंड्री नहीं है, जहां जहां पर ये गैसेस मौजूद हैं वही हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, हमारे अर्थ का हिस्सा है। अबाउट 99% of the atmospheric mass lies within the 30 kilometer of the surface and 75% lies within the lowest 11 kilometers।
अब परसेंटेज के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास तकरीबन जो एटमॉस्फेरिक में पाई जाने वाली गैसेज हैं 99% है। ठीक है जी, जिनमें से जो 30 किलोमीटर हैं वहाँ पर कुछ गैसेज पाई जाएंगी, कुछ 75% में, और 75% ये गैसेज कहाँ पाई जाती हैं जी, हमारी अर्थ क्रस्ट में 11 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है जी, ये गैसेज पाई जाएंगी। अब बच्चों हमने देखना है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में इसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो सनलाइट के बारे में बात कर लेते हैं जी। जो सूरज की शुआएं आती हैं, इनको ज़मीन पर पहुंचते वक्त कितना टाइम लगता है, कितनी परसेंट गैसेज हमारे सूरज की जो शुआएं हैं वो ज़मीन पर आती हैं, और कितनी परसेंट जो है वो हमारी लेयर्स जो हैं, जिन्होंने गैसेज ने जो लेयर बनाई हुई हैं, वो कितने परसेंट उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हमारी ज़मीन पर इन सनलाइट से क्या क्या जो है ना एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस भी सूरज की मौजूदगी में होता है, सूरज की लाइट की मौजूदगी में होता है। तो हमारी अंदर जो विटामिन डी है वो भी हमें सनलाइट से मिल जाता है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। लेकिन अगर ये तमाम गैसेज अपना इन्वेलप ख़त्म कर दें तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इनके बारे में हमने देखना है। तो देखिए जी, सनलाइट हैज शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हीट एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी जब ज़मीन पर आती है तो हीट एनर्जी की शक्ल में आती है, विच इज़ ऑफ द लार्जर, यानी कि वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वन ऑन द एवरेज देयर इज अ टोटल 22% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, यानी कि जो सूरज से लाइट हमारे पास आती है 22% होती है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमारे तक पहुंचती है। 6% जो होती है बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो ज़मीन पर आने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, वो जी होती है 6%। एंड 26% जो होती है बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, वो स्पेस में ही वापस चली जाती है बिकॉज ऑफ क्लाउड, बादलों की वजह से, गैसेस जो मिलकर बादल बनाते हैं, और डस्ट पार्टिकल की वजह से जो 26% है गैस, वो बीइंग रिफ्लेक्टेड हो जाती है थ्रू द क्लाउड्स ऑफ द गैसेस के क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, अब देखें 18% ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये तमाम ये जो पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए। अब आपसे क्वेश्चन अगर कर लिया जाए कि कितने परसेंट सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जी 18% जो सनलाइट है वो हमारा एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी एटमॉस्फेयर की गैसेज जो हैं वो 18% जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द रिमेनिंग 50% रीचेस अप टू अर्थ एंड एब्जॉर्ब बाय इट। 50% जो होगी वो अर्थ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस एनर्जी रेडिएट एज हीट एनर्जी ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ विच इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स भी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जी बच्चों, इसका हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया, और हमने देखा कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती है, ये कौन कौन सी गैसेस से मिलकर बने होते हैं, और कितनी परसेंट जो है गैसेस जो हैं वो रेडिएशन सनलाइट जो है वो ज़मीन पर पहुंचती हैं, और कितनी परसेंट गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, और कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंट पाई जाती हैं। इन तमाम को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बच्चों लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बाद। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।